तो जो आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में हम लोग 5 कार्यों पर आज विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक सबसे पहला काम होता है नोटों का निर्गमन करना, टू इशू द नोट्स या करेंसी इन द इकोनॉमी। तो जो नोटों का निर्गमन करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दूसरा, साख का नियमन एवं नियंत्रण करना। साख का नियमन एवं नियंत्रण करना का मतलब होता है कि जो आपके बैंक है, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, आपके पास क्या होता है अदर बैंक जो है, उनको कंट्रोल ऑफ क्रेडिट करता है कि उनको बैंक रेट के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से इकोनॉमी में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना साख का नियमन या नियंत्रण कहलाएगा। कि इकोनॉमी की नीड्स के अकॉर्डिंग जो अर्थव्यवस्था में हमारे पास मुद्रा है उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, वो आपके साख का नियमन या नियंत्रण कहलाता है। तीसरा आपके पास क्या होता है, सरकार का बैंक है। याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंक है, अर्थात गवर्नमेंट जितनी भी इनकम पाती है वो आपका आरबीआई में अकाउंट में रखा जाता है, जिस पर ब्याज दे नहीं है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, जिस पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना सारा पैसा रिजर्व बैंक के अकाउंट में रखता है, जिस पर ब्याज नहीं पेमेंट किया जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आपका हो जाता है सरकार का बैंक के रूप में। और चौथा, बैंकों का बैंकर, मैंने बताया ना, एक गार्जियन के रूप में काम करता है। अगर कोई भी बैंक होता है उसके लिए ये बैंक का काम करता है। ठीक है, अगर किसी बैंक को आवश्यकता है, लोन की जरूरत है, ठीक है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। ठीक है, गाइडलाइन वहीं से ग्रहण करता है और उसी के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार कार्य करता है। तो ये बैंकों के बैंकर के रूप में काम करता है। और बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास बहुत अधिक बैंक है, अगर हम इनको प्रॉपर रूप से नियमित नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और इकोनॉमी में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, वो प्रॉपरली सक्सेस नहीं होगी। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो रेगुलेशन बनाता और उस रेगुलेशन के अनुसार इकोनॉमी ऑपरेट होती है। पहले ये माना जाता था, आपको पहले एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट चलता था और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये माना जाता था कि मनी जो होती है आपकी इकोनॉमी में, मनी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन मनी का उन्होंने रोल केवल और केवल ट्रांजैक्शन मोटिवेशन तक रखा था। ट्रांजैक्शन, केवल लेन देन की वस्तु के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है इकोनॉमी में, पहला कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन बाद में एक फ्रीडमैन आया और फ्रीडमैन ने एक देखा कि मनी का तो बड़ा अच्छा रोल है इकोनॉमी में, और उन्होंने, फ्रीडमैन जब आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में आए, उन्होंने बताया कि जो आपकी इकोनॉमी में मनी होती है वो इकोनॉमी में डेवलपमेंट एजेंट के रूप में काम करती है। तो ये एक प्रकार का वाइड कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो इस प्रकार जो मनी का रोल था वो मल्टी डायमेंशंस हो गया। केवल ट्रांजैक्शन मोटिवेशंस उसका क्या होता, उद्देश्य ना रह करके इसका एक वाइड उद्देश्य हो गया। और वाइड उद्देश्य होने का मतलब होता कि आज ये डेवलपमेंट एजेंट के रूप में हमारे इकोनॉमी में एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो इसलिए जब डेवलपमेंट एजेंट के रूप में ये काम करेगा तो आप समझ सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रकार से इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में जो इसकी पॉलिसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल एक बैंक आप मत समझिएगा, बल्कि एक डेवलपमेंट बॉडी है जो इकोनॉमी को क्या करती है, प्रॉपरली डेवलपमेंट पाथ पे ले जाती है। तो ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। मनी का नैरो आपको नहीं देखना, नैरो दृष्टिकोण नहीं आपको रखनी है कि केवल मनी का प्रयोग हम ट्रांजैक्शन मोटिवेशन के लिए करते हैं और केवल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी हमारी समाप्त हो गई तो हमारा बैंक का रोल खत्म। नहीं, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा विमुद्रीकरण जो नीतियां अपनाई गई प्रधानमंत्री जी द्वारा, कहीं ना कहीं हमारे पास डेवलपमेंट एजेंट था, डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं टारगेट छुपा था और इस पे बहुत अधिक कंट्रोवर्सी हुई, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एजेंट को लेकर के हमने बात किया। तो ये 5 पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि नोट निर्गमन,
ठीक है, साख का नियमन एवं नियंत्रण, सरकार का बैंक एंड बैंकों का बैंकर और बैंकिंग व्यवस्था का निगमन, ये 5 पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और इन 5 पॉइंट्स को आपको प्रॉपरली देखना है और समझना है। पहला आपके पास होता है, पहला आपका हमने बताया रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। सबसे पहला है कि जो ये नोट है वो नोट इशू करता है। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन करती है तथा शेष, चाहे 2 रुपए का नोट हो, चाहे 5 का, चाहे 10 का, चाहे 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, ठीक है, और 2000 का नोट निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट तथा सिक्के भी चलन में रिजर्व बैंक द्वारा डाले जाते हैं। अब पॉइंट यहां पे नोट रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए के सिक्के को क्या करती है, प्रेस करती है, पब्लिश करती है। ठीक है, आपका टकसाल से लाती है और उसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, जबकि अन्य जो करेंसीज है वो करेंसीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रेस से रिलीज करती है और उनको सर्कुलेशन में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट तथा सिक्के लाने का, पब्लिश प्रेस करने का दायित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, लेकिन उसको सर्कुलेशन में लाने का दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इस प्रकार देश के चलन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की मौद्रिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यस्त एवं शिथिल काल, ठीक है, बिजी एंड स्लैक सीजन में साख चलन और नियमन करते हैं। अब आपके पास पॉइंट ये आता है कि ये व्यस्त और शिथिल काल क्या है। 2 पॉइंट आपके पास बहुत आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, जो मुद्रा की चलन गति है, ठीक है, मुद्रा की जो चलन गति है वो सदैव समान नहीं रहती है। जो इकोनॉमी में मुद्रा फ्लो करती है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। आपको एक रिपोर्ट बताता हूं कि हमारी इकोनॉमी में रिपोर्ट आई कि 1 जुलाई से लेकर के लगभग 31 मार्च तक जो मनी फ्लो होता है, मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में होता है, वो तेज होता है। इसको हम बिजी काल कहते हैं। लेकिन आपका 1 अप्रैल से लेकर के आपके पास 30 जून तक का ऐसा समय अवधि होता है जहां पर मनी का फ्लो या मनी का सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ मनी कम होती है, तो इसे हम लोग शिथिल काल कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम शिथिल काल में आपके पास इन्फ्लेशन का मान कम रहता है, क्योंकि वी का मान कम रहता है। यहां पर वी का मान कम रहेगा, इसलिए इन्फ्लेशन का मान कम रहता है। लेकिन 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च के बीच में भले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी को ना बढ़ाए, लेकिन वी का मान अधिक होने के कारण इकोनॉमी में हम कह सकते हैं कि आपका इन्फ्लेशन के कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। ये पॉइंट आपको नोट करना, और इसके लिए एम और वी को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए इसके पहले का मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ अवेलेबल कराऊंगा कि कैसे इकोनॉमी में एम और वी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 निर्गमन कार्यालय जहां से नोट आपके लाए जाते हैं और या चालू किए जाते हैं, जैसे मुंबई, आपका बाईकुला, बेंगलोर, ठीक है, कानपुर, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, नागपुर, पटना, नई दिल्ली में है, तथा एक उप कार्यालय गुवाहाटी में भी ओपन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी अन्य सहायक बैंकों तथा कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रमुख शाखाओं में देश भर में आपके 3534 स्थानों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलन तिजोरियां हैं जिसमें नोट जमा रहते हैं, जहां से व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब ये याद रखिए, जो करेंसी चेस्ट होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रॉपर हमको इकोनॉमी में कैसे आपके जो करेंसी है वो कैसे पहुंचाया जाए, ये पॉइंट एक बनता है। तो उसके लिए चलन तिजोरियां, करेंसी चेस्ट ओपन किए जाते हैं, और ये करेंसी चेस्ट इकोनॉमी में क्या करते हैं कि वो इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ मनी बाय द बैंक,
अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ मनी बाय द बैंक। कोई भी बैंक को यदि साख की आवश्यकता पड़ी, मैंने आपको यह एक वर्ड बोला था कि बैंक ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि अचानक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन सपोज दैट कुछ व्यक्ति पहुंच गए और वो जिद करने लगे कि नहीं मुझे कैश में चाहिए पैसा, तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कहते हैं जहां पर व्यापारिक बैंकों की जो साख संबंधी आवश्यकता की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये 10 निर्गमन कार्यालय है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में मनी फ्लो को क्या करती है, बैलेंस करती है एंड कंट्रोल करती है। दो शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, बैलेंस एंड कंट्रोल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि इकोनॉमी में कोई क्राइसिस ना होने पाए मनी का। अगर मनी का क्राइसिस होगा तो लोगों में जो बिलीव है, जो ट्रस्ट है, जो लाइबिलिटीज है बैंक की, उस पे विश्वास उठ जाएगा और कोई भी बैंक के पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए इकोनॉमी में जो करेंसी सर्कुलेशन होता है उसका बैलेंस एंड कंट्रोल करने के लिए आपके पास इन चलन तिजोरियों को, करेंसी चेस्ट को ओपन किए गए हैं। और एग्जाम्स में मैं इसके एग्जाम की दृष्टि से इसको 3 स्टार क्वेश्चन कहूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कहूंगा। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। आगे हम जब पढ़ते हैं, हाँ, भारत में अभी अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ मैंने पेपर्स देखे तो पेपर्स में सबसे ज्यादा पूछा गया कि भारत में कौन सी प्रणाली चल रही है। तो भारत पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पे काम कर रही है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS के नाम से जाना जाता। इसके पहले अनुपातिक कोष प्रणाली थी और अनुपातिक कोष प्रणाली के अंतर्गत जितना नोट या करेंसी आपको छापनी होती थी उतना ही आपको गोल्ड का एक रिजर्व रखना पड़ता था, गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता था। अब भारत में आपको बताएं कि जब से फ्रीडमैन आया, फ्रीडमैन ने डायरेक्ट बोल दिया कि जो मनी होता केवल ट्रांजैक्शन मोटिवेशन के लिए काम नहीं करता बल्कि डेवलपमेंट एजेंट है। और इकोनॉमी में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है नोट्स की डिमांड बढ़ती चली जाती है। अब इतना गोल्ड तो हमारे पास है नहीं, तो गवर्नमेंट ने अनुपातिक प्रणाली को छोड़ा, प्रोपोर्शनेट लॉ को छोड़ा और उसके बजाय 1957 में इन्होंने न्यूनतम कोष प्रणाली अपना लिया। और न्यूनतम कोष प्रणाली के अनुसार भारत में इस समय 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां एवं स्वर्ण, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां एवं स्वर्ण रखना पड़ता है और जिसके बदले में आप चाहे जितनी करेंसी प्रेस कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, सर्कुलेशन में डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। जिसमें से 115 करोड़ रुपए का आपको गोल्ड रखना अनिवार्य है और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां रखना पड़ेगा। प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज मनी होती है और इतना अगर आरबीआई के पास अभी इस चेस्ट में है और जितना चाहे वो नोट को छाप सकता है और नोट को छाप करके सर्कुलेशन में डाल सकता है। ठीक है, जब नोट को छापेगा और सर्कुलेशन में डालेगा तो उससे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, आपकी जो नीड्स ऑफ मनी है उसको फुलफिल कर पाएगा। और जो इसका मनी का एक इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट का रोल क्या हो जाएगा, बाखूबी ये निभा पाएगा। अब आपके प्रश्न मन में वो एक प्रश्न आपके मन में आता है कि सर अगर नोट आरबीआई छाप सकता है तो क्यों नहीं वो छाप देता है ताकि इकोनॉमी की नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। जब आपने 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कर दिया और कहा कि जितना आप छापना चाहो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिक नोट छाप देगा, ठीक है, अधिक नोट छाप देगा तो उससे इकोनॉमी में मनी का मान बढ़ जाएगा, लोगों के हाथ में करेंसी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नोट अधिक छापेगा, स्कॉलरशिप अच्छी मिलेगी, आपको वेतन अच्छा मिलेगा, आपको क्या हो जाएगा, लोन अच्छा मिलेगा। तो जब इकोनॉमी में एम का मान बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, इसको हम सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं। तो जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी में लोगों की डिमांड बढ़ेगी। आपके हाथ में मुद्रा आती है, तुरंत मुद्रा का एक नेचर होता है, वो फ्लो करने का मन करता है। मनी हैव द नेचर फॉर द फ्लो,
क्या होता, मनी आपके हाथ में आती है, वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उससे क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, डिमांड एंड प्राइस, यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन यहां पर पाया जाता है। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो जाएगी। और आपको अगर आरबीआई ने ज्यादा नोट या करेंसी छाप दिया तो हो सकता है कि आज 20 रुपी केजी का जो आलू मिल रहा है वो शायद 200 रुपी केजी का आलू मिलने लगेगा। मींस आपकी इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ मनी बहुत डिक्लाइन कर जाएगी, और आपको जिम्बाब्वे जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ेगी जहां पर सर्कुलेशन में नोट आपको 5000 के नोट भी पब्लिश करने पड़ सकते हैं। आपका होमवर्क है, आप ये सर्च करके मुझे बताइए क्या भारत में 5000 रुपए का नोट चालू किया गया था। ये आप सर्च करके मुझे बताएंगे कि क्या चालू किया गया था और क्यों चालू किया गया था, अगर चालू भी किया गया था और कब चालू किया गया था, ये प्रश्न का उत्तर आप दोगे। तो याद रखना, जब इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलेशन में मनी ज्यादा डाल देती है तो इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होने से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। किस पर? आरबीआई पर। इसलिए आरबीआई मिनिमम न्यूनतम प्रणाली तो भारत में लागू है, लेकिन अनलिमिटेड करेंसी पब्लिश नहीं कर सकती। यह पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट होता है। वो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वो नोट को पब्लिश करता है और नोट को सर्कुलेशन में डालता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है, आरबीआई चाहता तो है कि इकोनॉमी में बहुत अधिक कर सके, लेकिन आरबीआई उतना अधिक नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा प्रोफेसर कीन्स के विषय में। प्रोफेसर कीन्स जो थे वो अपने जमाने के एक बहुत अच्छे रिसर्चर थे, और ये प्रोफेसर कीन्स ने पूरी इकोनॉमिक्स की अवधारणा को बदल दिया था। प्रोफेसर कीन्स की मैं बात बताता हूं। कीन्स ने आईएएस का एग्जाम क्या किया था? टॉप किया था, और टॉप करने के बाद सबसे कम नंबर इन्होंने इकोनॉमिक्स में पाए थे, और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे इकोनॉमिक्स के। बाद में इनका मन आईएएस की सेवा में नहीं लगा, और इकोनॉमिक्स के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में इन्होंने काम करने की इस बात सोची, और इन्होंने यूएसए में एक अच्छी पोस्ट में काम करने लगे। ठीक है, रिसर्च करने के बाद अमेरिका में 1929 की एक बहुत बड़ी मंदी आई, और 1929 की एक बहुत बड़ी मंदी के परिणाम स्वरूप वहां पर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार गिरता चला गया। प्राइस ऑफ कमोडिटी लगातार कम होती चली गई। याद रखिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी कभी कभी आपको तो लगता है गिरना बहुत अच्छा लगता है ना, कि वस्तुएं सस्ती मिल जाए, 10 रुपए में बहुत सी चीजें मिले, लेकिन इसका वाइड इंपैक्ट ये पड़ता है कि इकोनॉमी में बेरोजगारी दिखाई पड़ने लगेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जब दिखाई पड़ता तो आपकी इनकम डिक्लाइन कर देता है। तो इससे वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य गिरने लगा था, और लोगों के पास क्या हुआ कि जॉब लेस हो गए थे, और जॉब लेस होने के कारण लोगों के पास इनकम ही नहीं थी कि घटी हुई वस्तु का जो मूल्य है उस मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा जा सके। उस समय कीन्स यही बैंकिंग व्यवस्था में काम करते थे, और ये गए क्लासिकल इकोनॉमिस्टों के पास और उनसे कहे कि ये इकोनॉमी जो इतनी क्राइसिस से गुजर रही है, इसको कहीं ना कहीं से आप कंट्रोल करिए। तो उनके गुरुजी लोग उस समय बहुत अधिक बिलीव करते थे मार्केट मैकेनिज्म पे, कि मार्केट मैकेनिज्म ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा, और कीन्स को बार बार सांत्वना दिया जाता था कि ये मार्केट मैकेनिज्म का इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इंटरफियर ना करे। कीन्स बड़ा परेशान हो गए, और कीन्स ने अंत में परेशान होकर के बोला, एक दिन अनाउंस किया कि मैं अमेरिका के सभी लोगों को जॉब प्रदान करना चाहता हूं। जब ये अनाउंसमेंट सुना गया तो लोग सरप्राइज थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो कीन्स ने क्या किया, रात भर में नोटों को छापा, नोट को प्रिंट किया, और नोट को प्रिंट करने के बाद एक बक्से में रखे, और बक्से में रखने के बाद जंगल जाते हैं, और जंगल में सभी लोगों को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उनसे कहते हैं कि आज हमको गड्ढा खोदना है। लोग पूछे आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हो? ठीक, उन्होंने बोला ये दिस इज माई पर्पज, आपको केवल जॉब से मतलब। लोग तैयार हो गए और उन्होंने गड्ढा खोदा, और शाम को उन्होंने सबको $1 दे दिया।
सभी व्यक्तियों को पैसे की नीड्स थी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेस थे, 5-6 साल इकोनॉमी में हो गए थे, उनको जॉब नहीं मिली थी और वो पैसा लेकर के कहां पे पहुंचे, मार्केट में पहुंचे, क्योंकि उनके फैमिली को कपड़े की नीड थी, उनकी फैमिली को आपके पास फूड ग्रेन की नीड्स थी, उनके फैमिली को सारी नीड्स थी और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए गए और इकोनॉमी में देखे अचानक डिमांड जनरेट हो गई थी। तो प्रोफेसर कीन्स ने वहीं पे बात कही कि देखिए आपके पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कितना इंपॉर्टेंट रोल अमेरिका की इकोनॉमी में निभाया और अमेरिका 1929 की महामारी से जो महामंदी है, अगर मैं कहूं सॉरी महामंदी से वो क्या हुआ, निकल करके वापस आया। तो इस प्रकार जो आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता, इसका जो डेवलपमेंट रोल होता वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है और ये इकोनॉमी को कभी भी मंदी से निकाल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। अब चलिए देखिए, तो रिजर्व बैंक के दो प्रमुख विभाग होते हैं। पहला आपका होता है निर्गमन विभाग, जिसको हम लोग इशू डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तथा दूसरा आपका होता है बैंकिंग विभाग, जिसे बैंकिंग विभाग के नाम से जानते हैं। नोट निर्गमन का कार्य निर्गमन विभाग द्वारा किया जाता है। जो आपका इशू डिपार्टमेंट होता है वो नोट जारी करता तथा अन्य बैंकिंग कार्य बैंकिंग विभाग द्वारा किए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 मेजर सेक्शंस हैं जहां पर ये काम संपादित किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ, दूसरा पॉइंट है साख का नियमन एवं नियंत्रण। साख का नियमन एवं नियंत्रण किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश की अर्थव्यवस्था जो आपके पास है, देश की अर्थव्यवस्था के आवश्यकताओं के अनुसार साख का नियमन करना, ठीक है। आपको देखो यहां पर एक टेक्निकल वर्ड है, आवश्यकता के अनुसार साख का क्या था, नियमन करना। अर्थात एक हम कह सकते अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में जरूरत होती जितनी मुद्रा की, उतनी मुद्रा को सर्कुलेशन में, उतनी मुद्रा को सर्कुलेशन में रखा जाता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, नीड्स के अकॉर्डिंग ही मुद्रा को अर्थव्यवस्था में रखता है। नीड्स से ना तो अधिक रखता है और ना ही नीड्स से कम रखता। तो ये पॉइंट आपका नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आपके पास साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है, आरबीआई समय समय पर एक प्रकार से रिपोर्ट जनरेट करता और देखता रहता कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा की कितनी आवश्यकता आपकी है। तो आपका रिजर्व बैंक केवल अनुसूचित बैंकों के ही को ही ऋण देता है, ठीक है। नॉन शेड्यूल्स जो आपके पास है, आपने देखा होगा, उनको लोन प्रोवाइड नहीं करता। इस प्रकार गैर सूचित बैंक या देसी बैंकर्स, आपके पास देसी बैंकर साहूकार की साख पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नियंत्रण नहीं होता। अब आपके पास बैंक होते तो दो प्रकार के मैं आपको बैंक आगे पढ़ाऊंगा। एक आपका होता है शेड्यूल बैंक, एक आपका होता है नॉन शेड्यूल बैंक। जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है उनको आरबीआई क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, लोन के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। लेकिन आपकी इकोनॉमी में देखिएगा गैर सूचित बैंक, ठीक, या अनुसूचित बैंक, आपके पास आपका देसी बैंकर्स, आपके पास साहूकार जो होते हैं, जो ग्रामीण साख में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इनको वो लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। इसलिए आज भी थोड़ा सा ये जो पॉइंट है, इसके कारण भारत में जो आपके पास साख नियंत्रण है वो आरबीआई के पास नहीं रह जाती है, जिससे इकोनॉमी में थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्स में के लिए मैं ये इसको सेकेंड स्टार आपको क्वेश्चन कहूंगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा कि आरबीआई कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर लोन या सपोर्ट नहीं करता या जहां पर उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको आरबीआई के रूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं तथा नकद कोषानुपात वेरिएबल रिजर्व रेशियो के माध्यम से, ठीक है, चाइनीज साख नियंत्रण तथा नैतिक दबाव आदि विभिन्न उपायों द्वारा साख नियमन करता है तथा स्थिरता के साख विकास
के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देता है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टूल्स हैं। क्या टूल्स हैं? बैंक रेट आपके पास, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टूल्स हैं। रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इनके माध्यम से इकोनॉमी में आपका जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, और इनको हम लोग अभी क्रेडिट कंट्रोल नाम का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बाद, उस पर इन सारे पॉइंट्स पर गहन चर्चा करेंगे। कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से जो आपके पास साख नियंत्रण होता है, उस साख नियंत्रण की एक्टिविटी को संपादित किया जाता है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट आ जाता है सरकार के बैंकर के रूप में। जो आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो हमने बताया कि गवर्नमेंट का बैंक होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, और सरकार के लिए जो भी मनी की आवश्यकता होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, उसकी फंडिंग भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और उसके साथ ही साथ जो आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, जितना गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है वो सरकार के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही रखा जाता है। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, आप याद रखिएगा, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर के या अदर कंट्री में कोई मीटिंग होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई भी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, कोई भी मीटिंग में प्रतिभाग करता। आपको पता है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ईरा में जी रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन के ईरा में सबसे ज्यादा हमारे साथ ट्रेड संपादित होने लगा। जब ट्रेड संपादित होने लगा तो कहीं ना कहीं आज हमको आवश्यकता होती है इंटरनेशनल मनी की। आपने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। अभी हाल ही के दिनों मेरी एक मीटिंग हुई थी मेरे फ्रेंड से, तो उसने कहा कि बिटकॉइंस पर इतना अधिक शेयर मार्केट बूम कर गया है कि लोग बहुत ज्यादा बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास आगे आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का जमाना आने वाला है, और वो डिजिटल करेंसी इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इस पर हमारा अलग एक लेक्चर होगा, बट ये इंपॉर्टेंट आपका रोल होगा और जिसको आरबीआई ही कंट्रोल करेगा। लेकिन अभी कोई गाइडलाइन प्रॉपर इस पे बनी नहीं है, इस पर इसलिए अभी हम यहां पर नहीं इसको क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत चर्चा करेंगे या आरबीआई के फंक्शन के रूप में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत जल्द इसको भी अपने आपका पार्ट एक बन जाएगा और इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इस प्रकार जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रतिभाग करेगा। एंड एडवाइजर के रूप में भी काम करता। एडवाइजर के रूप में कभी कभी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं और इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन बहुत अधिक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साफ साफ गवर्नमेंट से कहता है कि आपको अभी मेजर प्रोजेक्ट्स रोकने पड़ेंगे, नहीं तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार देखिए, तीन इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सरकार के बैंकर के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में एंड परामर्शदाता के रूप में। तीन रोल में ये कार्य करता है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर भी हो जाता है। यह बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की समस्त आय जमा करता है। यह इंपॉर्टेंट फीचर आपका होगा। जितनी इनकम जनरेट होती है वो सब का सब आरबीआई में जमा होती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इस पर ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, व्ययों का भुगतान करता है, जितना इन सरकारों के द्वारा व्यय किया जाता है इसका पेमेंट करता है, तथा सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्ट की भी व्यवस्था करता है। कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता, पैसे नहीं होते, तो ये क्या करता है, पब्लिक डेप्ट लेता है, सार्वजनिक उधार लेता है। और कहां से उधार लेता है, या तो घरेलू बाजार से उधार लेता है, घरेलू बाजार से उधार लेता, या ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से उधार लेता। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि जब आपके पास पैसे की कमी हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार लेता है, और उधार लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रदान करता है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर रूप से संपादित होती रहे। ठीक है, अगला पॉइंट इसी के हम पार्ट बनते हैं कि रिजर्व बैंक ने
8 स्थानों पर अपने सार्वजनिक लेखा विभाग कार्यालयों को पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट तथा अन्य स्थानों पर अपने प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के कोषालयों और नियमों तथा महालेखाकार के आदेशों के अनुसार राजस्व की प्राप्तियों एवं भुगतान का कार्य करता। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जहां जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय नहीं है वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करता है तथा उसका हिसाब किताब संबंधित सरकार को भेजता है। 1000 अरब रुपए से अधिक सरकारी लेन देन रिजर्व बैंक निःशुल्क करता है, किंतु इसके बदले वो सरकारी जमा राशि पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि जो आपके पास जितने गवर्नमेंट के आपके पास काम होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भुगतान करता है, कलेक्शन करता है, ठीक है। और जो आपके पास 1000 रुपयों तक 1000 अरब रुपयों तक की बात होती है, इस पर इसका सारा कार्य वो निःशुल्क ही संपादित करता है, इस पर कोई चार्जेस नहीं इंप्लीमेंट करता है। तो रिजर्व बैंक सरकार के नियमित व्ययों को चलाने के लिए सामाजिक या अस्थायी कमी की पूर्ति के लिए कोषाकार विपत्र वे ऑफ मीन्स द्वारा भी कार्य करता है। इसको भी हम आगे डिस्कस आपके साथ करेंगे। आगे आपके रिजर्व बैंक को सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेप्ट की व्यवस्था करता है। मैंने आपको बताया कि यह डेप्ट आपके पास घरेलू बाजार से या अंतरराष्ट्रीय बाजार से, दोनों बाजार से हो सकता है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार लेता है और गवर्नमेंट को देता है ताकि इकोनॉमी प्रॉपरली ऑपरेट हो सके, जिसके अंतर्गत वो सरकार के लिए जनता से ऋण लेने, ऋण का लेखा रखने तथा मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने का दायित्व आपके पास किसके होता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, जिसके लिए उसे 2000 रुपए प्रति करोड़ वार्षिक शुल्क के प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट आपका यहां से इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हो जाता है कि जो पब्लिक डेट लेता या उसका प्रबंधन करता उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, तो 2000 रुपए प्रति करोड़, ठीक है, वार्षिक शुल्क के रूप में ये चार्ज करता है ताकि वो आपका जो पब्लिक डेप्ट है उसको मैनेज कर सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी खाते में आयात किए गए माल के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय एक्सचेंज की व्यवस्था करता है। आपने देखा होगा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स जिसको कहते हैं, फॉरेन रिजर्व करेंसी जो होती है उसकी व्यवस्था करने का जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, जब विदेश से कोई हम वस्तुएं मंगाते हैं तो उसको हम लोग फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता, हमारी करेंसी कोई नहीं लेता, बल्कि हम अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग जो आयात करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल करेंसी में उसका भुगतान की अपेक्षा रखते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट के बदले भी हमको अपनी करेंसी नहीं मिलती बल्कि फॉरेन करेंसी ही मिलती है। इस प्रकार फॉरेन करेंसी को जब हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो मीडिएटर का रोल होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदा करता है। तो मीडिएटर के रोल के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर पुनः एक अच्छा रोल निभाता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं केंद्रीय सरकार के परामर्शदाता के रूप में, रिजर्व बैंक सरकार को मौद्रिक नीतियों से संबंधित सुझाव, वित्तीय नीतियों से संबंधित सुझाव तथा अन्य आर्थिक मामलों में एडवाइस देने का महत्वपूर्ण कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो ये आपका एक नोटेबल पॉइंट यहां पर बन जाता है कि ये केवल सरकार के बैंक के रोल में केवल ऊपरी तौर पर नहीं काम करता जो आपने यहां पर देखा, बल्कि ये सरकार का जो बैंक आपका रोल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका हो जाता है। और ये आप देखिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, एजेंट के रूप में एंड एडवाइजर के रूप में 3 रोल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है और उनके साथ सहयोग करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो जाते हैं। चौथा आपके पास पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट आपका है बैंकों का बैंकर।
ठीक है। बैंकों के बैंकर का मतलब ये होता है कि जो आपके पास आरबीआई के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड बैंक है, उनको ये क्या करता है, मॉनेटरी हेल्प करता है, एडवाइज करता है, यानी उन बैंकों के बैंकर के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है। तो बैंकों के बैंकर के रूप में हम जब बात करते हैं तो रिजर्व बैंक देश के व्यापारिक बैंक, मैं अभी टाइप्स ऑफ बैंक आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। इंडस्ट्रियल बैंक, आपके पास कृषि क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, कई बैंक होते हैं ना, आपने देखा होगा सिडबी जो ऐसे आपके हैं, तो कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये मेरे अगले लेक्चर्स में होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कंट्रोल को मैं काम कर दूंगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपके कॉमर्शियल बैंक पे चर्चा करूंगा, तो वो कैसा उनका वर्किंग फंक्शन होता, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात वहां पर करेंगे। आपके पास सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक को के बैंक का भी कार्य करता है। रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों को पुनर्वित्त, रिफाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नकद कोष को जमा रखता, मैंने आपको वर्ड बोला CRR, कहां होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है। तो नकद कोष को, कैश रिजर्व को जमा रखता है और उनके विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाता है तथा सरकारी प्रतिभूतियों के प्रत्याभूतन पर उन्हें ऋण भी प्रदान करता है कि अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास लेकर के आते हैं और उनको अगर लोन की आवश्यकता होती है तो उन सिक्योरिटी पेपर के बदले में उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, और वो लोन कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें प्रदान करेगी। रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के व्यवसायिक विनिमय विपत्रों को क्रय विक्रय एवं पट्टे पर भुनाने का कार्य करता है, जिनकी अवधि 90 दिनों की होती है। तो 90 दिनों की जो आपके पास अवधि होती है, उन 90 दिनों में जो आपके पास प्रथम श्रेणी के बिल होते हैं उनको क्या करते हैं, भुनाने का काम ये करते हैं। ठीक है। ये भी हम पॉइंट क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत देखेंगे जब इसके बाद का टॉपिक चलेगा। ठीक है। व्यस्त मौसम, जो आपका मैंने बताया ना, बिजी सीजन होता, दो आपका होता, एक कूल सीजन यानी जहां पर मनी फ्लो कम होती है, और बिजी सीजन जहां पर मनी फ्लो बहुत होती है। और याद रखिए भारत में जितने फेस्टिवल होते हैं, सच एज आपके पास दीपावली फेस्टिवल है, यहां पर मनी की जो डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और मनी की डिमांड ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी भी ज्यादा नीड्स होती है। मैं समस्त व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को वित्तीय आवश्यकताएं अधिकांश रिजर्व बैंक ही पूरी करता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला हमारे पास पॉइंट जब डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग व्यवस्थाओं का नियमन और नियंत्रण, जितने आपके पास बैंक्स काम करते हैं उन बैंकों को रेगुलेशन का काम और उनके कंट्रोल का काम, बैंकिंग सिस्टम का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है ताकि इकोनॉमी में कोई भी मनी टर्म में करप्शंस या क्या होता मिस रेगुलेशन जैसी एक्टिविटी ना होने पाए। इसके लिए सबसे पहले वो लाइसेंस जारी करता है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे आप बैंक ऑपरेट नहीं कर सकते हो, आपको एक निश्चित गाइडलाइन के अंतर्गत काम करना होगा, और एक निश्चित गाइडलाइन के अंतर्गत आपको जब काम करना होगा तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो भारत में स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसके लिए उसे निर्धारित शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि कोई बैंक, ठीक है, अनियमितता करे, जैसे आपने कल रात में हेल्दी चर्चा हम लोग किए थे अनियमितता पर, तो या शर्त भंग करे तो पूर्व चेतावनी देकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका लाइसेंस निरस्त कर देती है। ठीक है। तो ये अगर आपका बैंक आपकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, आपने देखा होगा कुछ बैंक्स कहते हैं हम 1 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे, कहीं ना कहीं आप रेगुलेशन से अलग काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इतना रिटर्न तो कहीं पे है नहीं, यानी आप कंज्यूमर को कंफ्यूज कर रहे हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखा होगा। हाँ, ओके। प्रबंधन का काम, प्रबंधन की काम की जब हम बात करते हैं तो प्रबंधन का जो कार्य होता है वो इकोनॉमी में आपने देखा होगा रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के प्रबंधन व्यवस्था पर सतत निगाह रखता है। ठीक है। मैनेजमेंट पर सतत निगाह रखने का मतलब यह होता है कि
आपकी इकोनॉमी में यदि आरबीआई क्या करता है, जब भी मौद्रिक नीति बनाता है तो उनमें सारे बैंक के से एडवाइज करता है, बैंक से एक मीटिंग करता है, एडवाइज न करके मीटिंग करता और उनको अपने उद्देश्यों के प्रति सचेत करता है। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आपको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई मनी फ्लो को कम करने की बात करता है। जब मनी फ्लो को कम करने की बात करता है तो आपने ये पॉइंट देखा होगा कि अगर कोई बैंक फिर भी जबरदस्ती क्या करता है, ब्याज की कम करके लोन ज्यादा प्रोवाइड करता है, यानी मनी फ्लो को बढ़ाना चाहता है, तो उस पर यह निगाह रखेगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगा। यदि वो किसी बैंक के संचालक प्रबंधन को अवांछनीय व्यक्ति समझता है, यानी जो एक आपका अवांछनीय, जैसे जो आपके प्रॉपर रेगुलेशंस में काम नहीं करता, तो बैंकिंग अधिनियम धारा 10 के द्वारा प्राप्त अधिकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को उनके पद से हटा सकता है, अगर उसमें लगता है कि उस व्यक्ति ने क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण बैंकिंग व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रही, तो उसको हटाने का पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आपके पास तरलता कोष, ठीक है, तरलता कोष वही अर्थव्यवस्था में कितनी आपके पास मुद्रा है उसकी बात हम करते हैं। तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम धारा 24 के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का 25% नगद कोष तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों का के रूप में रखना होता है, यानी 25% तक जितना डिपॉजिट होता है उसको आपको अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा सीआरआर के रूप में रखना आपके पास होगा, यानी उसके रूप में कन्वर्ट करना होगा। इस प्रकार अनुभूति बैंकों के द्वारा अपने कुल दायित्व का कम से कम 3% कोष रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, ताकि कोई भी ग्राहक की जो आवश्यकता होती है उन ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगला, अनुसूचित बैंकों को अपने कोष रिजर्व में तथा अन्य बैंकों को अपने पास अथवा यदि वो चाहे तो रिजर्व बैंक के पास रखने होते हैं। अनुसूचित बैंकों की जमा पूंजी पर तरल कोषों का प्रतिशत आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर तरलता की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। शाखा विस्तार, आपने देखा होगा कि जो ब्रांच आपके पास बैंकों की ओपन होती है, वो जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको शाखा ओपन करने के पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो किसी भी बैंक को अगर आप किसी भी भाग में अपनी कोई भी ब्रांच डालना चाह सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने लाइसेंस ले लिया चाहे जितने ब्रांच ओपन करते जाइए, आपको प्रत्येक ब्रांच जो ओपन आप करते हो उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेना अनिवार्य बनेगा। अगला पॉइंट आपके पास हो जाता है निरीक्षण का कार्य। ठीक है, निरीक्षण का कार्य का मतलब होता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम धारा 35 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को निरीक्षण संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक किसी भी बैंक की पूंजी, कोष, नकद राशि, ऋण एवं उनकी प्रतिभूतियां, प्रबंधन एवं व्यवस्था आदि की पूर्ण जांच कर सकता है। यह पॉइंट आप देखिएगा। ठीक है, कितना आपने लोन दिया, कितना सीआरआर है, कितना आपके पास वर्तमान में कोष है, कितना सिक्योरिटी पेपर में आपने लगाया, यदि कोई अनियमितता हो तो उसे एक निर्धारित समय में दूर करने की चेतावनी दे सकता कि आपके यहां कुछ गड़बड़ी मुझे दिखाई पड़ रही है, तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको इंटीमेशन भेज देता है। यदि फिर भी सुधार ना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे सुधार हेतु एक अधिकारी नियुक्त करता है, और वो अधिकारी जाता और सुधार हेतु क्या करता है, एक्ट करता, अपना कोई कार्य संपादित करता। यदि सुधार की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडेशन अथवा विलय मर्ज कर देता है कि नहीं, अब आपके साथ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, आपको किसी अन्य बैंक के साथ हम चलो मर्ज कर देते हैं ताकि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, अवसायन एवं विलयन, लिक्विडेशन एंड मर्जर, आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में कितने बैंक मर्ज किए गए, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग रिफॉर्म का एक पार्ट आता है कि जो बैंक अपनी पूरी दक्षता से कार्य नहीं करते हैं उनको क्या करता है, लिक्विडेशन एंड मर्जर का एक्टिविटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई जाती है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, बैंकों के साथ ये एक्टिविटी अपनाने का तात्पर्य यही होता कि इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होता इसको एनहेंस करना होता है। रिजर्व बैंक बहुत अधिक बिगड़ी आर्थिक स्थिति वाले बैंकों को अवसायन हेतु बैंकिंग अधिनियम की धारा
38 के अंतर्गत न्यायालय को आवेदन कर सकता, जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, उनकी नियमित व्यवसाय 6 माह के लिए बंद करके कहते हैं आपके किसी सुदृढ़ बैंक के साथ उनका मर्जर करके योजना बनाई जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग रिफॉर्म का पार्ट आता है, और जो हम लोग ये मर्जर का काम करते हैं, इसके द्वारा हम उसकी क्या कहते हैं उसको पुनः सुधारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निर्बल एवं अलाभप्रद बैंकों को सुदृढ़ बैंकों के साथ विलयन की योजना द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा देश की बैंकिंग व्यवस्था को बल प्रदान करना होता। रिजर्व बैंक नियमित रूप से सभी बैंकों के अंतिम खाते प्राप्त करता तथा उनकी आर्थिक स्थितियों एवं प्रगति पर सतत निगाह रखता है। तो ये आज हमारे पास 5 पॉइंट थे जो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेन वर्किंग फंक्शन थे आपके साथ